Okay जी, let's start about working capital management. Working capital management. और हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो बेसिकली है नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए अबाउट दिस क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं. 13.4 खान एंड जेन से लिया गया. फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस ऑफ XYZ लिमिटेड for the next year, you are required to determine the working capital required by the company. ठीक है, for the next year, you are required to determine the working capital required by the company. Annual sales is determined as 14,40,000. Cost of production including depreciation 1,20,000 is cost of production is 1,200,000. Raw material purchases 705,000. Monthly expenditure 30,000. Estimated opening stock of raw materials this. Closing stock of raw material is this. Inventory norms क्या है अब हमारे पास. raw materials 2 months यानी हम इसकी जो पेमेंट करते हैं और जो इसका जो फर्दर कन्वर्जन पीरियड है. वर्क इन प्रोसेस 1.5 month and finished goods 1 month. The firm enjoys a credit of half a month on its purchases. यानी ये जो रॉ मटेरियल है हम क्योंकि परचेज करेंगे तो ये जो पहला रॉ मटेरियल 2 मंथ्स जो दिया गया ये बेसिकली कन्वर्जन इनटू वर्क इन प्रोसेसेस यानी टुवर्ड्स प्रोडक्शन इतना टाइम लगता है. और ये जो है हम पे करते हैं रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कितना हमें उधार मिलता है टाइम पीरियड का हाफ मंथ एंड अलाउज 1 month क्रेडिट ऑन इट्स सप्लाईज. और जो हम अपनी चीज़ों कस्टमर्स को बेचते हैं तो फिर हम क्या करते हैं 1 महीना लगाते हैं रिकवर करते हैं. On sales orders the company receives an advance of ₹15. कंपनी रिसीव कर रही है 15,000 from customers. You may assume that the production is carried out evenly throughout the year. यानी सारा साल प्रोडक्शन चलती रहती है और इवनली यानी इवन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई उसमें प्लस माइनस नहीं है. यानी अगर हम एवरेज निकालें तो 12 पे डिवाइड करेंगे तो मंथली हमारी एवरेज हो जाएगी. एंड मिनिमम कैश बैलेंस डिजायर्ड टू बी मेंटेन्ड इज ₹35,000. और मेन अभी अगेन रिक्वायरमेंट क्या है हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द. ये हमारी मेन फॉर्मेट बनाते हैं एज यूजुअल. सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ओके, तो सबसे पहले हम अपने पास क्या लिखेंगे करंट एसेट्स. ठीक है जी, करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स में पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है जो डिजायर्ड कैश बैलेंस है. डिजायर्ड कैश बैलेंस ये आखिरी पॉइंट आप देखें कि हमें 35,000 मेंटेन करना है करंट एसेट्स में कैश को कि ये हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए. उसके बाद दूसरा पॉइंट है इन्वेंट्रीज का. ठीक है, अब इन्वेंट्रीज में यहाँ पे 3 तरह की इन्वेंट्रीज हैं. देखें रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स. तो तीनों चीज़ें यहाँ पे. तो सबसे पहले रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितना जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है इन्वेंट्री की जो मेंटेन करना होती है. अच्छा जी, अब इन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि रॉ मटेरियल हम कंजम्पशन क्या है रॉ मटेरियल यानी जो प्रोडक्शन के अंदर ज़रूरत पड़ती है.
तो आप अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास रॉ मटेरियल के रिलेटेड जो डाटा है वो क्या है। रॉ मटेरियल परचेज भी बताया गया है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है। तो आप देखें यहाँ पे ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास कितना है, ये है जी हमारे पास 1,40,000। इसमें प्लस करते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो है 7,05,000। ठीक है, तो ये टोटल मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास अगर हम इसको प्लस करें 8,45,000। अब एंड पे जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है मटेरियल का, एंडिंग स्टॉक, उसकी जो अमाउंट है वो 1,25,000। वो अगर हम माइनस कर दें तो इसका मतलब है इस 8,45,000 में से बाकी जो मटेरियल या आंसर में आता है वो यूज हो गया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है, 845,000 माइनस 125,000, 7,20,000 का जो है मटेरियल यूज्ड हुआ है प्रोडक्शन में। ठीक है, अब क्योंकि कितना टाइम लगता है इसको कन्वर्ट करने के लिए तो वो हमें बताया गया है कि आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल्स जो है वो कितना है, 2 मंथ्स का पीरियड है कन्वर्जन के लिए। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी इसका जो फार्मूला होता है उसी के साथ बाकियों के साथ भी यही हमने करना है। मैं फार्मूला जनरली यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि बाकी में फिर फार्मूला लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, यानी इसी तरीके से बाकियों का भी करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जो मटेरियल की इन्वेंट्री है, होल्डिंग पीरियड, यानी कितना मटेरियल की इन्वेंट्री होल्ड हम रखते हैं और उसके बाद प्रोडक्शन को जारी करते हैं, होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड, यानी वो मंथ में हो, डेज में हो, वीक में हो, उसी हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये 7,20,000 मल्टीप्लाइड बाई कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड दैट इज 2 मंथ्स, तो डिवाइड किस पे करेंगे, टोटल मंथ्स 12। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट की रहेगी मटेरियल के अंदर। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1,20,000। जी 1,20,000। उसके बाद अगेन जो दूसरा इसके अंदर पॉइंट है वो है वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस। अच्छा जी, उसके लिए अब हमें जो चाहिए फार्मूला, उसमें हम क्या करेंगे, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय cost of production multiplied by average time of work in process इन्वेंट्री, यानी कितना टाइम इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस में रहती है और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। चलें, अब यहाँ पर हमारे पास एक थोड़ी सी वर्किंग हमने करना है। वर्किंग वन से कह लें कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमें यहाँ पे बता दी गई है, वो कितना है, 12 लाख अगर आप क्वेश्चन में देखें। ठीक है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 1200,000, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है ये नॉन कैश आइटम्स होता है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने तो देखना है कि हमारा पैसा यहाँ कितना ब्लॉक है, तो
डेप्रिसिएशन जो है वो कैश या फाइनेंस नहीं है। 1,20,000 ये आप माइनस कर दें तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा 10,80,000। ठीक है, तो इसके ऊपर आप काम करेंगे। 10,80,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब वर्क इन प्रोसेस कितना टाइम लेता है, 1.5 मंथ, यानी 0.5 मंथ्स, तो डिवाइडेड बाय टोटल 12 मंथ्स। लेट्स सी क्या हमारे पास आंसर आता है, 10,80,000 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 12, 45,000। ये हमारे पास कितना बन रहा है, 45,000 जो वर्क इन प्रोसेस में हमारी अमाउंट ब्लॉक रहती है। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स, ये भी हमारी इन्वेंट्री है। ठीक है, तो फिनिश्ड गुड्स के ऊपर भी हम प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। अगेन 10,80,000 मल्टीप्लाइड बाय, तो फिनिश्ड गुड्स जो है वो कितना हमारे पास टाइम यहाँ पे ना वो यूज होता है 1 मंथ। किस चीज के अंदर 1 मंथ यूज होता है, कि अब कितना टाइम पीरियड 1 मंथ, यानी जैसा कि यहाँ पे इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की हमारे पास गोडाउन में रहती है बिफोर सेलिंग इट, यानी 1 महीना लगता है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ब्लॉक है, तो ये 1 मंथ एंड डिवाइडेड बाय 12 मंथ। तो ये देखिए 10,80,000 इंटू ये है जी 90,000। 90,000 हमारा फिनिश्ड गुड्स की वजह से ब्लॉक रहता है ऑन एवरेज। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास इन्वेंट्रीज के बाद डेटर्स, ये इन्वेंट्रीज की बात होगी। पॉइंट 2, पॉइंट 3 में अब हमारे पास आ जाती है बात डेटर्स की। डेटर्स में कितना अमाउंट हमारी इन्वेस्टमेंट जो है, पैसा जो है वो ब्लॉक रहता है। ठीक है, चलें अब डेटर्स के बारे में हमने कल भी पढ़ा था और आज भी हम देख लेते हैं कि डेटर्स के बारे में हमें किस तरीके से इसके ऊपर जो है ना अमाउंट को कैलकुलेट करना है। डेटर्स की बात हम करें तो डेटर्स के वाले से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द फर्म enjoys a credit of half month on its purchases and allows 1 month credit on its supplies। ठीक है, तो सप्लाईज के लिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये अमाउंट ऑफ डेटर्स मल्टीप्लाइड बाय, फार्मूला चला लिखते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ, ये बॉक्स में मैं मेंशन, बल्कि इधर चले मेंशन कर देता हूँ। नॉर्मली जो फार्मूला है ये मैं तोड़ मोड़ के यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्चुअल जो फार्मूला है इसका वो आप जरा देख लेना कि आपको बात समझ आ जाए। वो है बजटेड क्रेडिट सेल इन यूनिट्स, बजटेड क्रेडिट सेल इन यूनिट्स, यानी यूनिट्स जो आपने बेचे हैं क्रेडिट सेल के, मल्टीप्लाइड बाय कास्ट ऑफ सेल्स, यानी सीजीएस जिसे कहते हैं, कास्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट, यानी जो सीजीएस होती है वो पर यूनिट क्या है, तो ये पर यूनिट कास्ट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, तो ये टोटल अमाउंट बन जाएगी। फिर मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये जो बात है, और फिर हम क्या कहते हैं, टोटल पीरियड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ डेटर्स लिख रहा हूँ। तो ये भी अगेन हमारे पास अब किस तरीके से कैलकुलेट होगी, बेस्ड ऑन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो 10,80,000 है हमारे पास, इजीली मल्टीप्लाई करके मैं बता रहा हूँ। मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 1 मंथ एंड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। ये भी हमारे पास इसकी जो अमाउंट आ जाएगी वो 90,000 आ जाएगी। ये हो गया जी हमारे पास जेट। अब हमारे पास कौन कौन सी चीजें होंगी देखिए, अगर हम उसको सम अप करें, सबसे पहले कैश हुआ, ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्रीज तमाम हो गई और डेटर्स हो गए। अब हम इनको क्या करते हैं, टोटल करते हैं, टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, इनको सम अप करते हैं,
तो ये हमारे पास बन जाता है 3,80,000। ओके, ये इसको सिंगल अंडरलाइन हम कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो वर्कआउट पूरा प्लान है वो क्या है, करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना। करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में नॉर्मली हमारे पास क्या होते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं जो हम चीज़ें परचेज करते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स किस चीज़ के, जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है, गुड्स के लिए नहीं, गुड्स हमने बनाई है, ठीक है, इसकी जो रॉ मटेरियल। अच्छा जी, अब जितना हमने अमाउंट रॉ मटेरियल की परचेज की हम करते हैं, तो वो हमें क्वेश्चन में बताई हुई है 7,05,000, 7,05,000। और हमें जो टाइम मिला है इसको सॉल्व करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए, यहाँ पे देखें द फर्म एंजॉय द क्रेडिट ऑफ हाफ अ मंथ ऑन इट्स परचेजेस, यानी 15 दिनों के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 15 दिन या हाफ मंथ यानी 1 हाफ हो जाएगा 0.50 या 0.5 मंथ्स है ये। तो यहाँ पे टोटल मंथ्स कितना हो गया 12। 7,05,000 into 0.5 and divided by 12, तो 29,375 ये आपके अमाउंट यानी बेनिफिट्स के अंदर रहेगी जो ट्रेड क्रेडिटर्स की है। तो अब देखें कि ये टाइम ज़्यादा होना चाहिए, तो उतना ज़्यादा फ़ायदा है हमारे पास कि हमने लोगों के पैसे यानी सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना डिलेड देंगे उतना हमारा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, उसके बाद इसमें एक पॉइंट था कि हमने एज अ कंपनी, यहाँ पे देखें, ऑन सेल्स ऑर्डर द कंपनी रिसीव्स एन एडवांस ऑफ 15,000, कंपनी रिसीव करती है एडवांस कस्टमर से। तो ये क्या होगा, एडवांस रिसीव्ड बाय कंपनी, तो ये आपकी लायबिलिटी होती है, यानी एडवांस रिसीव्ड बाय कंपनी, यानी अभी प्रोडक्ट उनको डिलीवर नहीं हुई, आपने पैसे वहां से वसूल कर लिए 15,000, तो ये आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी बनती है। तो इसके अलावा अब अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर, तो और ऐसी कोई बात नहीं जो यहाँ पे रह गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक दो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है हमारे पास कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको आप जरा देख लें, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करना होगी हमें यहाँ पे। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमें अभी कैलकुलेट की थी, जिसमें 7 लाख और 20,000 था। सेकंड ये हम कर लेते हैं, 7,20,000 और उसके बाद 3,60,000 and then then 30,000, 60,000। अगर आप इनको प्लस करें तो ये देखें कितना बनते हैं आपके पास, 0 और 10,80,000। तो ये ना सोचिए कि ये मंथली एक्सपेंडिचर जो है हमने इनको इग्नोर किया है, बल्कि इग्नोर नहीं करना, ये इग्नोर नहीं हुए, ये क्या है, ये एरो में बना रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं ये जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। यानी इसमें 7,20,000 जिसमें हमने अभी कैलकुलेशन की थी, ये आप देख लें मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी 30,000 है मंथली एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम इस 30,000 को 12 से कर दें मल्टीप्लाई, तो ये 3,60,000 बन जाएगा। तो टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 10,80,000, जो हमने अभी कैलकुलेट की थी 12 लाख में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दी थी, तो हमारा आंसर आ गया था 10,80,000, ठीक है। ये एक ही बात है। ओके, अब हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेशन में आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं।
total current liabilities. मेरी आवाज आ रही है जी सबको क्लियर? जी सर। ओके, ये हमारे करंट एसेट्स है, ये करंट लायबिलिटीज है। तो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल जो कि रिक्वायर्ड, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, फार्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसका आंसर चेक करते हैं, 3,80,000 माइनस 44,375। आपका जो आंसर आता है 3,35,625। अब नॉर्मली फॉर्मेट में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लस सर्टेन परसेंटेज होती है फॉर कंटिंजेंसीज, ठीक है, जो अनसर्टेन सिचुएशंस को मेट करने के लिए। अगर दी गई होती तो हम उसको यहाँ पे प्लस कर देते, हमारा मेन फिर आंसर आ जाता, फाइनल आंसर टोटल नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे सेम रहेगा 625, that is your answer, final answer, net working capital required by the company in the coming years. That's it. Wish you good luck.